मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 10वीं कक्षा की गणित की 1.3 के बेसिक्स और उदाहरण को। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रमेय 1.3। प्रमेय 1.3 क्या कहता है? कहता है कि मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। ये छोटी सी बात है, लेकिन मैं आपको एक बार एक एग्जाम्पल देख के समझाता हूँ। p की जगह पे हमने 2 मान लेना है। मान लिया कि 2 है। क्यों? क्योंकि p एक अभाज्य संख्या है, 2 भी एक अभाज्य संख्या है। तो p a स्क्वायर को विभाजित करती है। देखो, 2 अभाज्य संख्या कैसे है सर? तो अभाज्य संख्या कहते हैं बाबू वैसी संख्या है जो जिसमें अपने आप से भाग लगे और 1 से भाग लगे, तीसरा किसी संख्या से भाग न लगे। तो 2 में भी अपने आप से लगता है और 1 से लगता है। तो p a स्क्वायर को विभाजित करती है। कोई भी ले लेते हैं, जैसे 4 के स्क्वायर। 4 के स्क्वायर को अगर p विभाजित कर देगी, 4 का स्क्वायर कितना होगा? मतलब 16, और p की जगह पे हमने 2 मान लिया है, तो ये विभाजित होगा कि नहीं होगा? 8 हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो अगर p a के स्क्वायर को, a कोई भी संख्या आप मान सकते हैं, p भी कोई मान सकते हैं, p बस अभाज्य होना चाहिए। a के स्क्वायर को अगर विभाजित करेगी तो a को भी विभाजित कर देगी। 4 को भी 2 से भाग लगाओगे तो 2 हो जाएगा। समझे कि नहीं बात को? और अगर a स्क्वायर में नहीं लगेगा तो a में भी नहीं लगेगा। जैसे मान लो कि 2 ही लेते हैं p का मान और इसमें 3 से भाग लगाओ, लगेगा? नहीं लगेगा। पूरा पूरा तो कटेगा नहीं। तो 3 के स्क्वायर में भी नहीं लगेगा। 3 के स्क्वायर में भी लगा लो 2 से, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ये 2 से भाग लगाओ, नहीं लगेगा। बस इसी कंसेप्ट को हमारा प्रमेय 1.3 बताता है। कहता है कि अगर आप एक अभाज्य संख्या लीजिए और दूसरी संख्या के स्क्वायर में अगर भाग लगा तो बिना स्क्वायर के भी भाग लग जाएगा, और बिना स्क्वायर के अगर भाग नहीं लगा तो उसके स्क्वायर में भी भाग नहीं लगेगा। आप कोई भी संख्या रख के यहाँ पे देख सकते हैं। अब अगला प्रमेय हमारा 1.4 है, जो कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह एक प्रमेय नहीं, यह एक प्रश्न ही है, लेकिन पता नहीं इसको क्यों प्रमेय कहते हैं। चलिए, खैर जो भी हो, इसको सॉल्व करना सीखते हैं। देखिए, ये जो प्रश्न है ये बनाने की इसको कोई विधि नहीं है, बस इसको हमको जबरदस्ती बनाना होगा। एक प्रकार से एक ऐसा गणित है जिसको जबरदस्ती करना होगा। कुछ भी करके हमको √2 को अपरिमेय सिद्ध करना है। अब √2 को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए जिस विधि का हम प्रयोग करेंगे, इसको मान विरोधाभासी विधि कहते हैं। इसको पहले मान लेंगे कि ये प्रमेय है, परिमेय है, और परिमेय है तो परिमेय के शर्तों को पूरा करना चाहिए। लेकिन ये उसकी शर्तों को पूरा नहीं करेगा तो मान लेंगे कि अतः ठीक है, ये अपरिमेय है। जब परिमेय नहीं है तो अपरिमेय है। 2 ही प्रकार की संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहले इसको मानते हैं कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। इसको परिमेय मान लिया। अब परिमेय जब हमने मान लिया तो यह p/q के रूप में होगा। अतः यह p/q के रूप का है, जहां p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब सह अभाज्य संख्या क्या होता है? वैसी अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्या क्या होता है? मैंने आपको बताया था जब मैं बेसिक बता रहा था कि सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। अब पहले मैं आपको यहाँ थोड़ा समझाता हूँ कि परिमेय होने के लिए शर्तें क्या क्या हैं। परिमेय होने के लिए p/q के रूप में होना चाहिए, सबसे पहला बात। और p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, यानी कि उनका HCF निकालें तो 1 आ जाए। जैसे मान लो कि 3/5 ये परिमेय है। क्यों? क्योंकि ये p/q के रूप में आ गया। और p और q का कोई भी उभयनिष्ठ, इनका किसी भी चीज़ से आप भाग लगाना चाहे तो नहीं लगेगा, 1 को छोड़ के। तो इसका HCF 1 है। जैसे 4/6 अगर लिखते हैं तो इसका HCF 2 आ जाएगा। तो ये परिमेय नहीं हो सकता है। ये जब कट के 2/3 होगा तब ये परिमेय संख्या होगा। तो उसी प्रकार हमने √2 को माना कि ये परिमेय संख्या है, और अतः यह p/q के रूप में होगा, जहां p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसको लिखिए √2 बराबर p/q। अब ये q इधर आएगा तो
बटा में है तो इधर गुना में आ जाएगा, तो q√2 बराबर p। अब क्या कीजिए, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, तो लिख लीजिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पे क्या आएगा, तो q√2 का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर। तो q√2 का स्क्वायर करिएगा तो क्या आएगा, q² √2 का 2 हो जाएगा बराबर p²। अब √2 को इधर भेजिए, तो q² बराबर p² बटा 2। तो अभी हमने प्रमेय 1.3 में देखा है कि अगर यहाँ देखिए 2 से p² में भाग लग जाएगा, तो 2 से p में भी भाग लगेगा, इसी बात को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अतः p² 2 से विभाज्य है, p² 2 से विभाज्य है, इसीलिए p भी 2 से विभाज्य होगा, क्योंकि प्रमेय 1.3 हमें कहता है कि अगर p² 2 से विभाज्य है, क्योंकि 2 तो अभाज्य संख्या है, तो p भी 2 से विभाज्य होगा। अब मैं रेड पेन से बाकी प्रश्न को इधर बना देता हूँ, ताकि आपको एक बार आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो पूरे का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए, तो p 2 से विभाज्य होगा, तो इसीलिए आप क्या लिख सकते हैं कि p बराबर 2k, जहाँ k क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि p जब 2 से भाग लग जाएगा, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल द्वारा समझाता हूँ। जैसे 4 में हम जानते हैं कि 2 से भाग लग जाएगा, 2 से भाग लग जाएगा, तो आप 4 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं ना, मैंने किसी न किसी संख्या में गुना करेंगे तब तो 4 आएगा। जब पूरा भाग लग जाएगा तो गुना करने पर, जैसे 6 3 से विभाज्य है, तो 6 को आप 3 गुना 2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार जब p 2 से विभाज्य है, तो हम p को 2 गुना कुछ न कुछ लिख सकते हैं। तो कुछ न कुछ को मैंने k मान लिया, क्योंकि क्या है वो तो मालूम नहीं है। p एक अचर संख्या है, इसीलिए इसका मान तो नहीं रख सकते k का, तो यहाँ भी हमने अचर संख्या ले लिया, p बराबर 2k। अब ये p बराबर 2k को भी हम फिर से एक बार स्क्वायर करेंगे, तो क्या आएगा, फिर आप लिखिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर p² बराबर 2k², है ना। अब इसको देखिएगा, अगर आप इसको मतलब यहाँ से अगर देखिए, इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं। p² बराबर 2k², तो p² के जगह पे हम 2q² लिख सकते हैं। यहाँ से p² बराबर है 2q² के, तो या p² के बदले आप 2q² बराबर 2k² लिख लीजिए। तो ये दोनों तरफ ये 2k का होल स्क्वायर होगा, माफ कीजिएगा। अब यहाँ से आप देखिए 2q² बराबर 4k², यानी कि हम q² बराबर, ये 2 इधर से इधर चला जाएगा तो गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा तो 2 आएगा, और k² लिख सकते हैं। q² बराबर 2k², या k² बराबर ये 2 गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा q² बटा 2। समझे कि नहीं। अब यहाँ q² भी 2 से विभाज्य है। अब जो काम यहाँ किए वो काम यहाँ करेंगे, कि यहाँ q² 2 से विभाज्य है, q² 2 से विभाज्य है, अतः q भी 2 से विभाज्य होगा। अब ये देखो, हमने ऊपर क्या कंसेप्ट माना था कि p और q सहअभाज्य है, लेकिन हमारा यहाँ क्या आ गया, q भी 2 से विभाज्य है और p भी 2 से विभाज्य है। तो अब नीचे लिख दीजिएगा। अब मेरा तो जगह बच नहीं रहा है, इस स्क्रीन पर इतना ही हो सकता है, तो आप नीचे लिखिएगा कि यहाँ हम देख रहे हैं कि p और q दोनों ही 2 से विभाज्य है, अतः p और q सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि √2 एक परिमेय संख्या है।
अब रूट 2 को अपरिमेय सिद्ध करना था, हमने रूट 2 को अपरिमेय सिद्ध कर दिया। ठीक है, क्योंकि परिमेय माने तो उसके लिए सहभाज्य होना चाहिए, लेकिन यहाँ सहभाज्य है नहीं तो यह परिमेय नहीं है। तो परिमेय नहीं तो क्या है, अपरिमेय है। जैसे कोई लड़का लड़का नहीं है तो क्या है, लड़की है। समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए ये सिद्ध होता है। आप इसको पूरा कर लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अगले प्रश्न को देखते हैं। आपके सामने अगला उदाहरण है, उदाहरण 9। सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। बाबू मैं बेवकूफ़ तो हूँ नहीं कि इसको फिर से सिद्ध करने जाऊँगा। आप इसको अपने से करिएगा। जैसे हमने रूट 2 को किया था, यहाँ आप देख लीजिए, जैसे हमने रूट 2 को किया था वैसे ही सेम आपको रूट 3 के लिए कर देना है। बस जहाँ जहाँ 2 लिखा हुआ है वहाँ वहाँ 3 लिख दीजिएगा। ऐसे ही ये भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हम अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि उदाहरण 10, दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। वही विधि लगाएंगे कि माना कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो यह p/q के रूप में होगी। आप यहाँ लिख सकते हैं, और q नॉट इक्वल्स टू 0 तथा ये p और q सहभाज्य संख्या है। उसकी आवश्यकता इस पे सवाल में नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं पूरा नहीं लिखता हूँ। आपका मन करेगा तो आप उसको पूरा लिख सकते हैं। इसीलिए 5 माइनस रूट 3 को आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब जरा देखो, रूट वाले को बस एक तरफ रखो, बाकी सबको एक तरफ कर दो। इस तरह का सवाल जब भी आ जाए, ये बहुत आसान है, पिछले सवाल की तरह मुश्किल नहीं है। इस तरह का सवाल जब भी आ जाए तो रूट वाले को एक तरफ रखो, बाकी सबको एक तरफ कर दो। तो यहाँ माइनस रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा, p/q, और ये प्लस का 5 है तो इधर आएगा तो माइनस का 5। अब माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, या माइनस को उधर भेज दो। अब इधर वाले का सबका चिन्ह बदल जाएगा। इधर तो बचेगा रूट 3, और इधर क्या बच गया कि 5 माइनस में था तो ये प्लस में आ गया, और ये प्लस में था तो माइनस p/q आ गया। समझ पा रहे हैं ना बात को। इसलिए मैंने प्लस वाले को आगे कर दिया और माइनस वाले को पीछे कर दिया। अब हम यहाँ देखते हैं कि 5 यहाँ 5 p तथा q एक पूर्णांक है, अतः 5 माइनस p/q एक परिमेय संख्या है। ये तीनों पूर्णांक हैं तो इसको सॉल्व करने पे एक परिमेय संख्या ही आएगी, लेकिन ये परिमेय है और ये रूट 3 के बराबर है, इसीलिए रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। ये परिमेय है तो रूट 3 भी एक परिमेय संख्या ही होगी, है ना। तो लेकिन हम जानते हैं, यहाँ लिखिएगा, लेकिन चाहे प्रमेय 1.4 भी हमने देखा था, लेकिन हम जानते हैं रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो लिखिएगा यह विरोधाभास, तो ये जो गलती हुई यह किसके चलते हुई, यह विरोधाभास हमारे गलत धारणा के चलते हुई। गलत धारणा 5 माइनस रूट 3 को परिमेय मानने के कारण हुई, है ना। हमने गलत मान लिया था, इसीलिए तो ये रूट 3 एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या बराबर आ गया। तो अतः 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है।
ये कैसे मैंने बनाया, पहले मैंने इसको परिमेय मान लिया तो p बटा क्यू के रूप में होगा, परिमेय अगर है तो ये p बटा क्यू के रूप में आ गया। फिर हमने √3 को एक तरफ रखा, बाकी सबको एक तरफ कर दिया। फिर लिखना है कि ये सब पूर्णांक है तो ये संख्या एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी, और √3 के बराबर है तो √3 भी परिमेय होगी, लेकिन हम पहले ही जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये गलत मतलब जो विरोधाभास आया, ये जो विरोधाभास आया वो हमारे गलत कंसेप्ट के मान लेने के कारण हुआ। अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, हम कह सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको ऐसे ही बना दीजिएगा। सामने एक दर्शाइए कि √3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर वही विधि, माना कि 3 √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय मान लीजिए, विरोधाभासी विधि से बना रहे हैं, परिमेय संख्या है, अतः यह p/q के रूप की होगी, जहां p और q सहभाज्य संख्याएं हैं तथा q ≠ = 0। ये पूरा आप लिखिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा छोड़ देता हूं क्योंकि उसकी आवश्यकता यहाँ पे नहीं पड़ेगी। तो आप इसको लिखिए, अतः 3 √2 = p/q। अब ये √2 को एक तरफ रखना है और बाकी सबको एक और भेज दीजिए। तो p/q, और ये गुना में √2 है तो ये भाग में √2 आ जाएगा, है ना। यहाँ 3 इधर आ गया। तो यहाँ फिर वैसे ही लिखना है, यहाँ p q तथा 3 एक पूर्णांक है, अतः p/3q एक परिमेय संख्या है। जब ये तीनों पूर्णांक है तो ये परिमेय ही होगा, तो वो परिमेय है और ये इसके बराबर है, अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो वही लिखिए। लेकिन देखो, ये मैथ का कोई सवाल नहीं है ना, ये बेकार का सवाल है, पता नहीं क्यों देता है, लेकिन ये विरोधाभासी विधि है, इसी से हम इसको बनाते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास कहते हैं बाबू, माने जो गड़बड़ी आ गई, यह विरोधाभास हमारे 3 √2 को परिमेय मानने के कारण आया। अतः हम इस निष्कर्ष से क्या पहुंचते हैं कि 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया, ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 को देखेंगे। धन्यवाद।